हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BEU हेल्पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस WMP का मैराथन वीडियो, जिसमें मैं साल 2020, 2021, 2022 के PYQ का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं एक ही वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले हम लोग ईयर 2020 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे एंड देन नेक्स्ट ईयर का देखेंगे। ये बीटेक सेकेंड सेमेस्टर ईयर 2020 का क्वेश्चन है, जिसका कोड है 100105 और 100205। इस क्वेश्चन में दिए गए हैं आपको ओनली 3 आवर्स का टाइम एंड टोटल मार्क्स है आपका 70। टोटल क्वेश्चन 9 दिए गए हैं, जिसमें ओनली 5 सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें 7 ही सॉल्व करने हैं आपको। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। मैंने इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर को एकदम सटीक रखा है, ना ही उससे बहुत ज़्यादा लंबा किया है, ना ही बहुत छोटा किया है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी हिसाब से हमने आंसर लिखा है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए देखते हैं सारे क्वेश्चन को वन बाय वन। फर्स्ट ए नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन मशीन टूल एंड मशीनिंग सेंटर। सबसे पहले मशीनिंग सेंटर देखेंगे। मशीनिंग सेंटर एक CNC मशीन टूल है, जिसमें हम लोग बहुत सारा ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि माइलिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग। ये सब हम लोग बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ और मिनिमल टाइम में कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट होता है, इसलिए हम इससे मास प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, मशीनिंग टूल। इसमें हम लोग कोई भी स्टेशनरी पावर ड्राइवन मशीन का यूज करके किसी भी जॉब को हम लोग शेप देते हैं या फिर कुछ बनाते हैं उससे। ये मैनुअली ऑपरेट किया जाता है या ऑटोमेटिक कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट बी नंबर, एक्सप्लेन रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। Recrystallization temperature is a critical concept in material science and metallurgy. It refers to the minimum temperature at which a deformed or cold worked material undergo recrystallization. Recrystallization is a process by which the internal structure of a material is restored to a more stable state after plastic deformation, such as rolling, forging, or drawing. नेक्स्ट सी नंबर, एक्सप्लेन वेरियस फॉर्मिंग ऑपरेशन। फॉर्मिंग ऑपरेशन एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसमें हम लोग कोई भी मेटल का शेप डिजायर्ड शेप में चेंज करते हैं। फॉर्मिंग ऑपरेशन के अंदर आता है रोलिंग, फॉर्जिंग, एक्सट्रक्शन, बेंडिंग। रोलिंग क्या होता है? रोलिंग एक प्रोसेस है जिसमें मटेरियल को रोटेटिंग रोलर्स के बीच से पास किया जाता है, जिससे उस मटेरियल का थिकनेस और शेप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, फोर्जिंग में क्या होता है? फोर्जिंग में कॉम्प्रेसिव फोर्स के हेल्प से कोई भी मटेरियल का शेप चेंज किया जाता है डिजायर्ड शेप में। एक्सट्रक्शन में मटेरियल को डाई के हेल्प से उसका शेप को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेंडिंग। बेंडिंग में बेंडिंग फोर्स या मोमेंट के हेल्प से हम लोग मेटल में शेप को चेंज करते हैं। इसका यूज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रैकेट्स, फ्रेम्स एंड अदर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में करते हैं। नेक्स्ट डी नंबर, लिस्ट द वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जिसमें हम लोग कोई भी मटेरियल को मेल्ट करके एक न्यू शेप देते हैं मोल्ड की हेल्प से। तो इस कास्टिंग में बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं, जैसे कि पोरोसिटी, श्रिंकेज डिफेक्ट, इंक्लूजन, कोल्ड शट, हॉट टियर, मिश्रण, सैंड इंक्लूजन, ब्लो होल्स। तो ये क्वेश्चन ओनली 2 मार्क्स का है, इसीलिए हमने इसे डिफाइन नहीं किया। अगर ये क्वेश्चन 7 या 14 मार्क्स के होते तो ये सारे डिफेक्ट्स को एक्सप्लेन करके लिखना होता। नेक्स्ट ई नंबर, राइट द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्लेम्स इन गैस वेल्डिंग। द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ flames in gas welding are at first natural flame.
The natural flame is used for general purpose welding and is the most commonly used flame in gas welding. Next, carburizing flame. The carburizing flame is used in specific situation where carbon need to be added to the weld metal, such as in certain type of hard facing. Next, oxidizing flame. The oxidizing flame is used for welding metal with high melting point and those that are difficult to weld due to oxidation. Next F number, discuss the role of polarity in arc welding. In arc welding, polarity refers to the direction of current flow between the electrode and the workpiece. It plays a crucial role in determining the welding characteristics, heat distribution, and overall efficiency of the welding process. There are two main types of polarity used in arc welding. First, direct current and alternative current, each with its variation. The selection of polarity in arc welding is essential to achieving the desired weld characteristics such as penetration depth, heat distribution, and electrode consumption rate. नेक्स्ट जी नंबर, डिस्कस द टाइप ऑफ प्लास्टिक्स. तो प्लास्टिक के बहुत सारे टाइप होते हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो हम लोग 7 टाइप्स के प्लास्टिक देखते हैं. फर्स्ट, पॉलीथिलीन टेरेप्थेलेट, जिसे हम लोग पीईटीई या पीईटी के नाम से भी जानते हैं. सेकेंड, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन एचडीपीई. नेक्स्ट, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी. नेक्स्ट, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन एलडीपीई. पॉलीप्रोपिलीन पीपी. पॉलीस्ट्रीन और स्टायरोफोम पीएस. मिसलेनियस प्लास्टिक, जिसमें पॉलीकार्बोनेट, पॉलीलैक्टाइड, एसराइलिक, एसराइलोनाइट्राइल, ब्यूटेडाइन, स्ट्रीन, फाइबर ग्लास, नायलॉन वगैरह आता है. नेक्स्ट आई नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन 3 जॉ एंड 4 जॉ चक ऑन लेथ मशीन. तो फर्स्ट देखेंगे 3 जॉ चक. 3 जॉ चक में सारा जॉ एक साथ मूव होता है एंड इसका एक्यूरेसी लेवल 0.10 होता है. 3 जॉ चक को टाइट या लूज करने के लिए एक ही होल होता है जिसमें हम लोग की लगाकर उसको टाइट या लूज करते हैं. लेकिन 4 जॉ चक में 4 होल होता है और वो चारों अलग अलग मूव करता है एंड उसके लिए चारों जॉ के लिए अलग अलग हम लोग की को यूज करते हैं एंड अलग अलग उसको टाइट या लूज करते हैं एंड उसका एक्यूरेसी लेवल 0 से 0.001 होता है. नेक्स्ट जे नंबर, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइव सेंटर एंड डेड सेंटर ऑन लेथ मशीन. डेड सेंटर क्या होता है? ये टेल स्टोक में होता है एंड फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता है. लेकिन लाइव सेंटर क्या होता है? ये चक के पास होता है एंड ये हमेशा मूव करते रहता है ऑब्जेक्ट के साथ. लाइव सेंटर लेथ के स्पिंडल में माउंटेड होता है. नाउ सेकेंड नंबर, what do you understand by manufacturing processes? List the various manufacturing processes along with the suitable material used. किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए सिस्टमेटिक स्टेप्स के सीरीज से गुजरना होता है या ऑपरेशन के सीरीज से गुजरना होता है. उसी सीरीज को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस बोलते हैं. इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड, टेक्निक्स, मशीनरी, टूल्स एंड स्किल लेबर का यूज करके हम लोग गुड को प्रोड्यूस करते हैं विद डिजायर्ड एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी एंड स्पेसिफिकेशन. तो हम लोग कुछ कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस देखेंगे विद सुटेबल मटेरियल का यूज करते हुए. तो फर्स्ट है कास्टिंग. कास्टिंग में कोई भी मोल्टेन मेटल को मोल्ड के हेल्प से सॉलिडिफाई करते हैं एंड कुछ कॉम्प्लेक्स शेप क्रिएट करते हैं. उसके लिए सुटेबल मटेरियल होता है जैसे कि आयरन, स्टील, अल्युमिनियम एंड एलॉयज etc. नाउ सेकेंड नंबर, मशीनिंग.
मशीनिंग में हम लोग कोई भी वर्क पीस का मेटल्स को रिमूव करके कोई डिजायर्ड शेप देते हैं या डायमेंशन देते हैं उसमें। इसके लिए सुटेबल मटेरियल का यूज करते हैं हम लोग मेटल्स जैसे कि स्टील, अल्युमिनियम, ब्रास या प्लास्टिक्स या कंपोजिट्स का। नेक्स्ट थर्ड नंबर फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में हम लोग फोर्स या प्रेशर या हीट अप्लाई करके किसी भी मटेरियल का रिशेप करते हैं। इसके लिए सुटेबल मटेरियल होता है जैसे कि मेटल शीट। मेटल शीट में जैसे बेंडिंग, स्टैंपिंग वगैरह प्रोसेस करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉलीमर एंड सिरामिक्स। नाउ 4 नंबर वेल्डिंग। वेल्डिंग में हम लोग किसी भी दो मटेरियल को ज्वाइन करते हैं। इसके लिए सुटेबल मटेरियल होता है जैसे कि स्टील, अल्युमिनियम या उसके एलॉय। नाउ फिफ्थ फॉर्जिंग। फॉर्जिंग में हम लोग कंप्रेसिव फोर्स जैसे कि हैमर और प्रेस का यूज करते हुए मेटल को रिशेप करते हैं। इसके लिए सुटेबल मटेरियल होता है फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल्स। नेक्स्ट 6 नंबर एक्सट्रूशन। Extrusion produces object with a consistent cross section by forcing material through a die. इसके लिए सुटेबल मटेरियल होता है प्लास्टिक। प्लास्टिक में जैसे कि थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेट्स। नाउ मेटल। मेटल में अल्युमिनियम एंड कॉपर। एंड लास्ट फूड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट 7 नंबर इंजेक्शन मोल्डिंग। इसमें हम लोग मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टेन मेटल इंजेक्ट करते हैं एंड उसे कूल करने के बाद सॉलिडिफाई करते हैं। उससे हम लोग कुछ न्यू शेप देते हैं मटेरियल को। इसके लिए सुटेबल मटेरियल होता है जैसे प्लास्टिक में वाइड रेंज ऑफ थर्मोप्लास्टिक, रबर एंड सम मेटल्स। एट 8 नंबर सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीनिंग। इसमें हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से प्रिसाइज मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं। इसके लिए सुटेबल मटेरियल होता है मेटल्स, प्लास्टिक, सेरेमिक्स etc। एंड 9 नंबर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग। इसमें हम लोग 3D प्रिंटिंग से कोई ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर डिजिटल डिजाइन के हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं। इसके लिए सुटेबल मटेरियल होता है जैसे कि प्लास्टिक, मेटल्स, सिरामिक्स एंड सम कंपोजिट्स। नेक्स्ट 10 नंबर ज्वाइनिंग। Joining processes involve bonding materials together through various means like adhesive bonding, soldering, and brazing. Its suitable material are various combinations including metal, plastic, and ceramics. At 11th, electroplanting. Electroplanting deposits a layer of metals onto substrate using electrical current. Its suitable material are metal substrates like steel, aluminum, and copper. Next 12 number power metallurgy. Power metallurgy compacts and sintered powered material to create complex shapes. Its suitable material metals and alloys. Now third number, what do you understand by CNC machine? Explain with neat sketch the working of any CNC machine. CNC machine means होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और न्यूमेरिकल कंट्रोल के हेल्प से बहुत सारा ऑपरेशन करते हैं ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग टूल के साथ। ये कोई भी टास्क को प्रिसाइजली इफिशियंसी के साथ करते हैं। सीएनसी मशीन को बहुत सारे कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया है क्योंकि ये बहुत एक्यूरेटली काम करता है एंड कॉम्प्लेक्स शेप को बहुत अच्छे से देता है एंड ये मास प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा लेवल पे कर सकता है। तो हम लोग सीएनसी माइलिंग मशीन का वर्किंग देखेंगे। सबसे पहले आता है उसमें डिजाइन एंड कैड। इसमें कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर के हेल्प से वर्क पीस के डायमेंशन को हम लोग सेट करते हैं, उसके ज्योमेट्री के बारे में हम लोग को मशीन को बताते हैं। ये स्केच है सीएनसी मशीन का। ये है हॉरिजेंटल सीएनसी माइलिंग मशीन, ये वर्टिकल सीएनसी माइलिंग मशीन। इसके कुछ पार्ट्स के नाम दिए गए हैं तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर कैम सॉफ्टवेयर। द कैड डिजाइन इज important into computer aided manufacturing software where tool paths and machining strategies are generated. The CAM software converts the design into machining readable code जिसे G कोड भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर
G code generation. The CAM software generates G code, a set of instructions that dictate the machine's movement and actions. G code includes commands for tool movement, spindle speed, feed rate, and more. Next, for CNC controller. The G code is loaded into the CNC machine controller. This controller consists of a computer and software that interprets the G code and translates it into machine movements. Next, 5 number, workpiece mounting. The workpiece, which could be metal block or other material, is mounted securely on the machine's work table using clamps or fixtures. Next, 6 number, tool selection and setup. A suitable cutting tool is selected based on the machining requirements. The tool is loaded into the machine's tools holder and properly calibrated. Next, 7 number, initialization. The CNC machine is powered on and the operator initializes the system. The machine is positioned to its starting point, often referred to as the home position. Next, 8 number, execution of G code. The operator selects the program corresponding to the part from the CNC interface. The CNC controller reads the G code and executes the command sequentially. Next, 9 number, tool movement. The CNC machine's motors and actuators move the cutting tool along the specific path and depth according to the G code instruction. Next, 10 number, machining operation. As the tool moves, it engages with the workpiece, removing material and create features like holes, slots, or counters. Next, 11 number, feedback and monitoring. Some CNC machines have sensors and probes that provide feedback on the machining process, ensuring accuracy and detecting any deviations. Next, 12 number, completion and quality check. Once the machining is complete, the finished part is inspected to ensure it meets the desired specific and quality standards. Next, 4 number, justify why cast iron is not preferred as suitable material for fitting operation. Explain the neat sketches, the various cutting and finishing tool used in fitting shop. कास्ट आयरन को फिटिंग ऑपरेशन के लिए नहीं यूज किया जाता है, जिसके कुछ कारण दिए गए हैं। पहला है ब्रिटल नेचर। कास्ट आयरन अदर मटेरियल के कंपेयर में ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। इसके ब्रिटलनेस के कारण फिटिंग ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग आता है। जहाँ पे प्रिसाइज शेपिंग और एडजस्टमेंट का बात आती है, वहाँ ये कम रह जाता है। सेकेंड, डिफिकल्टी इन मशीनिंग। कास्ट आयरन एब्रेसिव हो सकता है एंड इसके कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी निकलते हैं, जिसके कारण से हेल्थ और सेफ्टी में भी वर्कर्स को प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ डक्टिलिटी। कास्ट आयरन में डक्टिलिटी की भी कमी होती है, जिसके कारण ये स्ट्रेस नहीं झेल पाता है। नेक्स्ट, सरफेस फिनिश। कास्ट आयरन के एब्रेसिव नेचर होने के कारण इसमें स्मूथ सरफेस को अचीव करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है अदर मटेरियल के कंपेयर में। नेक्स्ट, पुअर वेल्डेबिलिटी। कास्ट आयरन कार्बन कंटेंट करते हैं, जिसके कारण ये वेल्ड नहीं हो पाता है। अगर वेल्ड करते हैं तो ये क्रैक होने का टेंडेंसी होता है वेल्डिंग के टाइम में। अब नेक्स्ट देखते हैं कटिंग एंड फिनिशिंग टूल फिटिंग शॉप के लिए। उसमें सबसे पहले देखेंगे हैकसॉ। हैकसॉ एक मैनुअल कटिंग टूल है, जिससे हम लोग मेटल के रॉड को, पाइप्स को या अदर वर्क पीस को इजीली कट कर सकते हैं। इसके फ्रेम से एंड हैंडल के हेल्प से हम लोग इसको इजीली कट करने में यूज करते हैं, आगे पीछे करके। नेक्स्ट, फाइल्स। इससे हम लोग कोई भी वर्क पीस को इससे घस करके हम लोग उसको स्मूथ बनाते हैं एंड उससे कुछ न्यू शेप
अच्छा सा दे देते हैं, फिनिश करते हैं हम लोग प्रोडक्ट को। तो ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, इसमें पैटर्न बना हुआ होता है, तो इसमें पैटर्न के अकॉर्डिंग भी इसको डिवाइड किया जाता है एंड शेप के अकॉर्डिंग भी ये बहुत टाइप के होते हैं। नेक्स्ट चीजल। चीजल एक कटिंग टूल होता है जिसकी एज बहुत शार्प होता है। इसके एज से हम लोग मटेरियल को रिमूव करते हैं कोई भी वर्क पीस का, एंड हम लोग न्यू शेप देते हैं या फिर उसको कोई डिजाइन देने में हेल्प करते हैं। तो ये चीजल भी बहुत सारे डिजाइन के होते हैं, ये पतला होता है, चौड़ा होता है, तो अलग अलग यूज के लिए अलग अलग चीजल्स को हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट, टैप एंड डाइज। टैप का यूज हम लोग इंटरनल होल में थ्रेड बनाने के लिए करते हैं, एंड डाइज का यूज हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड बनाने में करते हैं। थ्रेड मतलब होता है जिससे नट होता है, उसका दांत होता है, वो दांत को हम लोग थ्रेड बोलते हैं। जैसा थ्रेड का रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम लोग बनाते हैं। इसका डिस्टेंस भी देखा जाता है, कितने डिस्टेंस पे हम लोग का थ्रेड होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं यूज। नेक्स्ट, रीमर्स। ये एक ड्रिलिंग मशीन के जैसा काम करता है, एकदम प्रिसाइज डायमेंशन और स्मूथनेस के साथ होल करते हैं हम लोग इससे, जैसे ड्रिलिंग मशीन से करते हैं, बट इसे मैनुअली हाथ से घुमा कर किया जाता है। नेक्स्ट, स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स का यूज हम लोग प्रिसाइज सरफेस फिनिशिंग के लिए करते हैं, जैसे कि उसके मेटल पे कोई भी रफ सरफेस हो उसको हम लोग बहुत बारीकी से हटाते हैं इस स्क्रैपर्स के हेल्प से। नेक्स्ट, थ्रेड कटिंग टूल। इससे हम लोग थ्रेड बनाते हैं कोई भी वर्क पीस पे। ये लेथ मशीन में स्पेशली होता है, ये लेथ मशीन चक के हेल्प से घूम रहा होता है, एंड इसमें हम लोग टूल के हेल्प से इसमें थ्रेड का क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, 5 नंबर, एक्सप्लेन एनी टू टूल्स यूज्ड फॉर फॉलोइंग ऑपरेशन इन कारपेंट्री। सबसे पहला, कटिंग। कटिंग के लिए सबसे पहला टूल हम लोग देखेंगे हैंड सॉ। हैंड सॉ क्या होता है, इससे हम लोग लकड़ी या फिर कोई भी मटेरियल को इजीली कट कर सकते हैं। ये पूरा स्ट्रेट कट बनाता है, एंड इसके जो दांत होते हैं वो इस टाइप से डिजाइन होते हैं कि कोई भी चीज को आराम से ये कट कर सकता है, एंड उसका रेशा उसमें फंसता नहीं है। नेक्स्ट, कपिंग सॉ। ये भी एक आरी होता है जिसका यूज हम लोग कोई भी घुमावदार या कोई भी राउंड शेप को कट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसका थिन ब्लेड होता है, एंड इससे हम लोग इजीली कट कर सकते हैं टर्न करते हुए, या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप देना हो उसमें भी यूज कर सकते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट, बी नंबर, फिनिशिंग। फिनिशिंग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ब्लॉक प्लेन। ये एक प्लेन है जिसका यूज हम लोग कारपेंट्री में स्पेशली करते हैं फिनिश टास्क के लिए। इसका यूज हम लोग स्मूथ सरफेस, चैम्फरिंग एज या शेपिंग वुड के लिए किया जाता है। इसको आगे पीछे करके हम लोग प्लेन को, कोई भी सरफेस को प्लेन करते हैं, स्मूथ करते हैं, एंड फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट, सैंड पेपर एंड सैंडिंग ब्लॉक्स। ये एक सैंड पेपर है जिसका हेल्प हम लोग कोई भी मेटल या कोई भी वुडन का भी एब्रेसिव नेचर का जो भी होता है उसको हटाने के लिए करते हैं, एंड सरफेस इससे स्मूथ हो जाता है, एंड कोई भी इससे खरखर या रफनेस नहीं रह जाता है सरफेस में। नेक्स्ट, सी नंबर, स्ट्राइकिंग। स्ट्राइकिंग के लिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्लॉ हैमर। ये हैमर का यूज स्पेशली कारपेंट्री में किया जाता है, जिससे हम लोग किसी भी कांटी या नेल वगैरह को हम लोग इजिली निकाल सकते हैं, एंड उसको ठोक भी सकते हैं, स्ट्राइकिंग कर सकते हैं नेल में। ये हैवी यूज के लिए नहीं किया जाता है, ये बस नेल्स वगैरह को ठोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, रबर मैलेट। रबर मैलेट में ये जो बड़ा वाला पार्ट है ये रबर का होता है, एंड ये वुड का पार्ट होता है। इसका यूज हम लोग कोई भी सॉफ्ट इम्पैक्ट डालने के लिए करते हैं, जिससे ज़्यादा डैमेज नहीं हो एंड हमारा काम भी हो जाए। नेक्स्ट, 6 नंबर,
एक्सप्लेन इन डिटेल द टेक्निक फॉर ग्लास कटिंग। ग्लास कटिंग एक प्रिसीजन टेक्निक है जिसका यूज हम लोग क्लीन, एक्यूरेट एंड कंट्रोल कट लगाने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो ग्लास हल्का सा भी अलग कट लग गया तो वो टूट सकता है, ब्रेक हो सकता है। तो इसके लिए मटेरियल का रिक्वायर होता है, फर्स्ट में ग्लास कटर, सेकेंड स्ट्रेट एज और रूलर, थर्ड लुब्रिकेंट, फोर्थ सेफ्टी गियर। अब स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रिपरेशन। तो हम लोगों को सबसे पहले सही ग्लास का चूज करना होता है अपने प्रोजेक्ट के लिए। उसका थिकनेस या ग्लास के टाइप को देखना है, ग्लास क्लियर है, स्टेन तो नहीं है, टेक्सचर है, एंड उसके इफेक्ट को। नेक्स्ट ग्लास चूज करने के बाद उसमें मार्क और मेजर करना है। हम लोगों को स्केल से उसमें कटिंग का मार्क लगा लेना है, मार्कर या वैक्स पेंसिल के हेल्प से। ये सब करने के बाद अब देखते हैं सेफ्टी प्रिकॉशंस। तो ग्लास के फ्रेगमेंट्स हम लोगों के आंख तक ना पहुंचे, इसके लिए हम लोगों को गॉगल्स का यूज करना चाहिए अपने आई के प्रोटेक्शन के लिए। एंड हम लोगों के हैंड्स कट ना जाए या कट ना लग जाए, उसके लिए हम लोगों को ग्लव्स का यूज करना चाहिए ग्लास कटिंग के टाइम। नेक्स्ट लुब्रिकेशन। तो हम लोगों को कटिंग लाइन पे लुब्रिकेंट का यूज करना चाहिए, जिससे ग्लास कटर इजिली स्मूथली मूव कर सके ग्लास पर, एंड उसके चिप बनने का ग्लास कटिंग के टाइम में बहुत कम रिस्क रह जाए। नेक्स्ट पोजिशनिंग। प्लेस द स्ट्रेट एज और रूलर along the marked cutting line. नेक्स्ट स्कोरिंग। हम लोगों को ग्लास कटर को एक पेन की तरह पकड़ना होता है एंड उसके व्हील को ग्लास सरफेस पे रखना होता है एंड उससे बहुत जेंटली प्रेशर के साथ मूव करना होता है, जिससे वो ग्लास कट लाइन आराम से लग सके। उसे बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना है। नेक्स्ट ब्रेकिंग द ग्लास। Place the scored line along the edge of a flat surface such as table or the edge of a workbench. Hold the glass on either side of the score line with your hand or using glass pliers. Next, smoothing edge. हम लोगों को ग्लास को ब्रेक करने के बाद उसका एज रफ हो सकता है, तो हम लोग सैंड पेपर या ग्लास फाइल का यूज करके उसके सरफेस या एज को हम लोग स्मूथ करते हैं एंड उससे ग्लास चिपिंग को हटा देते हैं। एट लास्ट क्लीन अप। क्लीन अप द वर्क एरिया टू रिमूव ग्लास शार्ड्स एंड डेब्रिस। नेक्स्ट 7 नंबर, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कास्टिंग। ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो कास्टिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिक्विड मटेरियल को मोल्ड के कैविटी में हम लोग सॉलिडिफाई करते हैं एंड न्यू डिजायर्ड शेप निकालते हैं। एलिमेंट ऑफ कास्टिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैटर्न। पैटर्न एक टाइप का सिंपल होता है जिससे हम लोग मोल्ड कैविटी क्रिएट करते हैं एंड उसमें मोल्टेन मेटल डालकर या प्लास्टिक डालकर एक न्यू शेप बनाते हैं। Next, mold. Mold is a negative impression of the pattern and represents shape of the final part. Next, molding material. मोल्डिंग सैंड एंड बाइंडर के मिक्सचर के हेल्प से हम लोग मोल्डिंग मटेरियल तैयार करते हैं जिससे मोल्ड बनता है ये। नेक्स्ट, कॉप एंड ड्रैग। कॉप एंड ड्रैग एक टाइप का फ्रेम होता है जिसमें मोल्ड भरा जाता है। कॉप ऊपर वाले फ्रेम को बोलते हैं एंड ड्रैग नीचे वाले फ्रेम को बोलते हैं, एंड इसी में कैविटी वगैरह बना रहता है। नेक्स्ट, कोर। कोर एक सेपरेट पीस है जिससे हम लोग इंटरनल कैविटी क्रिएट करते हैं। जो हम पैटर्न से अकेले नहीं बना सकते हैं वो हम कोर के हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट, गेटिंग सिस्टम। द गेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ चैनल, sprues, runner and gates that guide the molten material from the pouring basin to the mold cavity. It helps control the flow and distribution of the molten material, minimize turbulence and defects. Next, risers. Risers are reservoirs of molten material that feed the casting as it solidifies.
compensating for shrinkage and preventing defect like shrinkage cavity. Next, pouring basin. The pouring basin is a container into which the molten material is poured. It provides a space for the material to flow before entering the gating system. This is the image of gating system. This is the riser and this is the pouring basin. नेक्स्ट मोल्डिंग सैंड के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं. फर्स्ट, रिफ्रैक्टोरिनेस. सेकंड, परमिएबिलिटी. थर्ड, कोलैप्सिबिलिटी. फोर्थ, कोहेसिवनेस. फिफ्थ, एडेप्टेबिलिटी. नेक्स्ट 8 नंबर, एक्सप्लेन इन डिटेल विथ नीट स्केच द आर्क वेल्डिंग प्रोसेसेस. हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क के हेल्प से दो मेटल पीस को आपस में ज्वाइन करते हैं एंड उस ज्वाइनिंग प्रोसेस को आर्क वेल्डिंग बोलते हैं. इस आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में आर्क बहुत हाई इंटेंस का हीट क्रिएट होता है जिसे दो मेटल के बीच में लाया जाता है एंड उसे मेल्ट किया जाता है एंड उसे ज्वाइन करने के बाद उसे कूल किया जाता है एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट फॉर्म हो जाता है जिसे वेल्ड ज्वाइंट बोलते हैं. आर्क वेल्डिंग के पावर सोर्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं. वो एसी करंट भी हो सकता है यानी अल्टरनेटिव करंट भी हो सकता है या डीसी करंट भी हो सकता है. सील्डिंग गैस, वेपर्स और स्लैग वेल्डिंग रीजन को प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन से. एंड ये आर्क वेल्डिंग मैनुअल भी हो सकता है, सेमी ऑटोमेटिक भी हो सकता है, फुल्ली ऑटोमेटेड भी हो सकता है. ये आर्क वेल्डिंग का सर्किट डायग्राम है. ये वेल्डिंग मशीन है. इससे एक वायर गया है इलेक्ट्रोड होल्डर में जिससे इलेक्ट्रोड कनेक्ट है एंड सेकेंड वायर गया है हम लोगों के वर्क पीस में जिसे ज्वाइन करना है एंड दोनों के बीच में 2 से 4 सेंटीमीटर का गैप रहता है जिससे आर्क प्रोड्यूस होता है एंड इससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे. एंड ये इलेक्ट्रोड फिलर मटेरियल का भी काम करता है जिसके बीच में ये ज्वाइंट वेल्ड ज्वाइंट प्रोड्यूस होता है. इसमें आर्क वेल्डिंग के वर्किंग के बारे में बताया गया है जो हमने आपको बता चुका है पहले, तो आप लोग पॉज करके इसको देख लेंगे एंड नोट कर लेंगे. नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ आर्क वेल्डिंग देखेंगे हम लोग. इट हैज हाई वेल्डिंग एफिशिएंसी एंड स्पीड. इट प्रोवाइड्स ए बेटर वेल्डिंग एनवायरनमेंट. इट गिव्स ए consistent quality of weld. It forms a strong bond between the joint metal. It has simple welding equipment. The power source is not so expensive. It is fast and reliable processes. Equipment can be used for multiple functions. It is easily portable. Welders can use standard domestic current. Now, disadvantages of arc welding. A highly skilled operator is required for arc welding. Next 9 number, explain the type of welding joints. Also clearly differentiate between soldering and brazing along with its applications. तो वेल्डिंग टेक्निक का यूज करके हम लोग दो या दो से अधिक मेटल पीसेस को आपस में ज्वाइंट करते हैं एंड उसी ज्वाइंट लोकेशन को हम लोग वेल्डिंग ज्वाइंट्स बोलते हैं. तो बहुत सारे टाइप्स के वेल्डिंग ज्वाइंट्स होते हैं. सबसे पहले देखेंगे बट ज्वाइंट. बट ज्वाइंट में दो मेटल पीस को 180 डिग्री में रखते हैं यानी फ्लैट सरफेस पे रखते हैं एंड उसके बीच में कुछ गैप होता है. उस गैप में फिलर मटेरियल फिल करके वेल्ड करते हैं एंड इसी वेल्डिंग ज्वाइंट्स को हम लोग बट ज्वाइंट बोलते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड, लैप ज्वाइंट. लैप ज्वाइंट में दो मेटल पीसेस को हम लोग ओवरलैप करके रखते हैं एंड उसके वन साइड में हम लोग वेल्डिंग कर देते हैं सेकेंड मेटल के साथ. तो इसी ज्वाइंट को हम लोग लैप ज्वाइंट बोलते हैं. नेक्स्ट, टी ज्वाइंट. टी ज्वाइंट में हम लोग दो मेटल को आपस में 90 डिग्री पे रखते हैं जिससे टी फॉर्म होता है एंड उसके दोनों साइड में हम लोग वेल्ड करते हैं जिसे टी ज्वाइंट बोलते हैं. नेक्स्ट 4 नंबर, कॉर्नर ज्वाइंट. इसमें हम लोग दो वर्क पीस को 90 डिग्री फॉर्म करते हैं कॉर्नर के पास एंड उसे ऊपर से भी या नीचे से भी फिलर मटेरियल के हेल्प से वेल्ड करते हैं जिसके साथ ये बहुत मजबूती से वेल्ड हो जाता है. नेक्स्ट 5 नंबर, एज ज्वाइंट. इसमें हम लोग दो वर्क पीस को आपस में ज्वाइंट करते हैं एंड उसके ऊपर के एज में हम लोग फिलर मटेरियल के हेल्प से वेल्ड करते हैं जिससे ये
ज्वाइंट हो जाता है अच्छे से। नेक्स्ट मीटर ज्वाइंट, हम लोग कॉर्नर ज्वाइंट करते थे ऊपर नीचे रख के, लेकिन ये न्यू शेप देते हैं हम लोग, ये कट करके कुछ एंगल पे, जिसको दोनों मिला के ये 90 डिग्री फॉर्म करता है, ये इस तरह से। एंड इसके बीच में हम लोग वेल्ड कर देते हैं, जिसे मीटर ज्वाइंट बोलते हैं। नेक्स्ट बट ज्वाइंट विथ ग्रूव। बट ज्वाइंट में हम लोग देखे थे कि हम लोग 180 डिग्री में रखते थे वर्क पीस को, एंड या फ्लैट सरफेस पे रखते थे, उसके बीच में फिलर मटेरियल देते थे। लेकिन फिलर मटेरियल के लिए हम लोग कुछ शेप बना देते हैं, जैसे वी ग्रूव, स्क्वायर ग्रूव, बेवल ग्रूव, जे ग्रूव वगैरह शेप हम दे देते हैं, एंड इसमें फिलर मटेरियल फिल करते हैं, उसके बाद वेल्ड हो जाता है ये कूलिंग होने के बाद। नेक्स्ट हम लोग सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोल्डरिंग देखते हैं। सोल्डरिंग यूजुअली लो टेम्परेचर पे वर्क करता है, यूजुअली 450 डिग्री सेल्सियस से बिलो। इसमें फिलर मटेरियल को हम लोग मेल्ट करके ज्वाइंट करते हैं। इसके लिए फिलर मटेरियल हम लोग मेटल एलॉय यूज करते हैं, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बेस मटेरियल से बहुत कम होता है। इसका एप्लीकेशन देखेंगे। सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग डेलिकेट और हीट सेंसिटिव मटेरियल such as electric component, jewelry and small plumbing connections. नेक्स्ट हम लोग ब्रेजिंग देखेंगे। ब्रेजिंग यूजुअली सोल्डरिंग से थोड़ा हाई टेम्परेचर पे वर्क करता है, यूजुअली 450 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस तक। फिलर मटेरियल के लिए हम लोग ब्रेजिंग का यूज करते हैं, जिसे ब्रेजिंग एलॉय या ब्रेजिंग रॉड कहते हैं। ये एज कम्पेयर टू सोल्डर हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट बेस मटेरियल से ये भी कम होता है मेल्टिंग पॉइंट में। एंड इसका एप्लीकेशन देखेंगे। ब्रेजिंग इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग मटेरियल्स दैट आर थिकर एंड कैन विथस्टैंड हायर टेम्परेचर्स सच एज ऑटोमोटिव पार्ट्स, प्लम्बिंग सिस्टम एंड सर्टेन मेटल असेंबलीज। नाउ अब हम लोग देखते हैं ईयर 2021 का सॉल्यूशंस। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी अच्छे मार्क्स आ सके। एंड अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन के पैटर्न पे ही है। इसके लिए भी आपको 3 आवर्स का टाइम दिए गए हैं, फुल मार्क्स 70, टोटल 9 क्वेश्चन है, सॉल्व करना ओनली 5। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, जिसमें 10 क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना ओनली 7 क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन वुड एंड टिम्बर। वुड एक हार्ड फाइबरस स्ट्रक्चरल टिश्यू है जो ट्री और सर्ब्स के स्टेम और ब्रांच में पाया जाता है। वुड का यूज वेरियस पर्पस के लिए करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, फ्यूल, क्राफ्टिंग एक्सेट्रा। एंड टिम्बर एक वुड का ही अरेंजमेंट है जो वुड को यूज में नहीं लिया जाता है। टिम्बर का वाइडली यूटिलाइज कंस्ट्रक्शन के लिए किया जाता है, जैसे कि फ्रेमिंग, बीम्स, कॉलम्स, फ्लोर एंड क्लेडिंग्स। इट इज वैल्यू फॉर इट्स स्ट्रेंथ, रेन्यूएबल नेचर, थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। हॉट वर्किंग क्या होता है? हॉट वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर और मेल्टिंग पॉइंट के नीचे काम करता है। इससे मेटल का डिफॉर्मेशन और रिकवरी हम लोग एक साथ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को प्रॉपर्ली परफॉर्म किया जाता है and it does not affect ultimate tensile strength, hardness, corrosion and fatigue resistance of the meta। एंड कोल्ड वर्किंग क्या होता है? कोल्ड वर्किंग रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे काम करता है, इससे मेटल का रिकवरी नहीं कर सकते हैं। ये प्रोसेस मेटल के टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड और फैटिग स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और कोरोजन रेसिस्टेंस को घटाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फ्लेम्स इन गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में टोटल 3 टाइप्स ऑफ फ्लेम्स होते हैं। पहला नेचुरल फ्लेम्स, दूसरा कार्बोराइजिंग फ्लेम्स एंड थर्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम्स। नेचुरल फ्लेम्स में 1:1 का रेशियो होता है एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन का, एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन का मात्रा ज्यादा रहता है ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, एंड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है एसिटिलीन से। नेक्स्ट है एक्सप्लेन फॉर्मिंग प्रोसेस। फॉर्मिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। जनरली इसे मटेरियल को
सुटेबल स्ट्रेस जैसे कि कंप्रेशन, शियर एंड टेंशन के हेल्प से रिक्वायर्ड शेप और साइज दिया जाता है। इस प्रोसेस में कोई भी मटेरियल को रिमूव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मशीनिंग सेंटर एंड मशीनिंग टूल। मशीनिंग सेंटर क्या होता है? मशीनिंग सेंटर एक सीएनसी मशीन टूल है जो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि माइलिंग, बोरिंग एंड ड्रिलिंग विथ हाई एक्यूरेसी एंड मिनिमल टाइम। और ये ऑटोमेटिकली टूल चेंजिंग मैकेनिज्म होता है जो मशीनिंग प्रोसेस में मल्टीपल कटिंग टूल को इनेबल करता है। एंड मशीनिंग टूल क्या होता है? एनी स्टेशनरी पावर ड्राइवन मशीन दैट इज यूज्ड टू शेप और form parts made of metal or other materials. Machine tools can be operated manually or under automatic control. Next देखते हैं explain the role of polarity in electric arc welding. तो जब हम लोग वेल्डिंग मशीन को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्म होता है। उस सर्किट के पास या पॉजिटिव पोल होता है या नेगेटिव पोल होता है जो पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी इज क्रिटिकल फॉर वेल्डर्स टू अंडरस्टैंड because it directly impacts the quality and strength of the weld. If a welder chooses the wrong polarity, problem can arise like ineffective penetration, spattering and loss of control of the welding arc. नेक्स्ट है लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। वैसे तो मटेरियल के बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो मैंने कुछ ही प्रॉपर्टीज लिया है। पहला है डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल। सेकेंड है कंडक्टिविटी, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल चेंजेस फ्रॉम ए सॉलिड टू ए लिक्विड स्टेट। फोर्थ है corrosion रेसिस्टेंस, द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट द degradation caused by exposure to the environment, chemical or other elements. And last है ductility, the ability of a material to be drawn into wire or stretched into sheets without breaking. नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लेन एलॉय। एलॉय एक दो और या दो से अधिक मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। यूजुअली एलॉय का यूज हम लोग किसी भी मटेरियल का स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी, कोरोजन रेसिस्टेंस और अदर डिजायर्ड कैरेक्टर बढ़ाने के लिए करते हैं। तो सबसे कॉमन एग्जांपल है एलॉय का स्टील, जो आयरन और कार्बन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन 3 जॉ एंड 4 जॉ चक। वैसे 3 जॉ या 4 जॉ चक लेथ मशीन का एक पार्ट है जो जॉब को होल्ड करके रखता है। तो 3 जॉ चक को हम लोग एक साथ मूव कर सकते हैं, तो 4 जॉ चक में हम लोग एक साथ मूव नहीं कर सकते हैं, उसको इंडिपेंडेंटली मूव करना होता है। 3 जॉ चक में एक्यूरेसी थोड़ा कम रहता है अकॉर्डिंग टू 4 जॉ चक। 3 जॉ चक में ओनली 1 होल होता है उसको टाइट करने के लिए, लेकिन 4 जॉ चक में 4 होल होता है चक को टाइट वगैरह करने के लिए। नेक्स्ट है राइट ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। तो स्टील एक एलॉय है जो आयरन और कार्बन से मिलकर बना है, तो इसे हम लोग डिफरेंट टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि उसके केमिकल कंपोजिशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और प्रोसेसिंग मेथड से। तो कुछ कॉमन क्लासिफिकेशन स्टील के होते हैं। फर्स्ट है कार्बन स्टील, सेकेंड एलॉय स्टील, थर्ड स्टेनलेस स्टील, फोर्थ है टूल स्टील एंड लास्ट हाई स्पीड स्टील। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर, क्लासीफाई वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अलोंग विथ द सुटेबल मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड इन ईच प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हम ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कास्टिंग, फॉर्मिंग, मशीनिंग एंड जॉइनिंग। ईच प्रोसेस इज सुटेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम लोग कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं। फर्स्ट है कास्टिंग। कास्टिंग में क्या होता है, उसमें कोई भी मटेरियल को मेल्ट करके उसे दूसरे शेप में सॉलिडिफाई कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर ए वाइड रेंज ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मेटल्स, एलॉय एंड प्लास्टिक्स। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला देखते हैं सैंड कास्टिंग। सुटेबल मटेरियल इंक्लूड आयरन, स्टील, अल्युमिनियम एंड ब्रोंज। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। सुटेबल मटेरियल इंक्लूड स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड सुपर एलॉयज। नेक्स्ट डाई कास्टिंग। सुटेबल मटेरियल इंक्लूड जिंक, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर एलॉयज। नेक्स्ट प्लास्टिक मोल्डिंग। सुटेबल मटेरियल इंक्लूडिंग थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड इलास्टोमर्स। सेकेंड में देखते हैं फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या होता है,
कोई भी मटेरियल को हम लोग फोर्स या प्रेशर या हीट अप्लाई करके उसे नया शेप देते हैं। दिस प्रोसेस इज सुइटेबल फॉर मटेरियल दैट कैन बी प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड विदाउट क्रैकिंग और ब्रेकिंग। तो इसमें हम लोग कुछ टाइप देखते हैं। फर्स्ट में देखते हैं रोलिंग। सुइटेबल मटेरियल इंक्लूडिंग मेटल सच एज स्टील, अल्युमिनियम एंड कॉपर। सेकेंड, forging. Suitable material include metals such as steel, aluminum, titanium, and nickel alloys. Next, extrusion. Suitable material include metals such as aluminum and carbon as well as plastics. Next, injection molding. Suitable material include thermoplastics, thermosetting, plastics, and elastomers. हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मशीनिंग। तो मशीनिंग में क्या होता है, वर्क पीस को मशीन टूल के हेल्प से मटेरियल को रिमूव करके कुछ नया शेप दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज सुइटेबल फॉर मटेरियल दैट कैन बी कट और शेप्ड बाय कटिंग टूल्स विदाउट एक्सेसिव वियर और डैमेज। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट में देखते हैं टर्निंग। सुइटेबल मटेरियल इंक्लूड मेटल सच एज स्टील, अल्युमिनियम एंड ब्रास। नेक्स्ट, माइलिंग। Suitable material including metals such as steel, aluminum and titanium. Next, drilling. Suitable material include metals, plastics and composites. Next, grinding. Suitable material include metals such as steel, stainless steel and titanium as well as ceramics and plastics. And last देखते हैं हम लोग ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में हम लोग दो या दो से अधिक मटेरियल को हीट, प्रेशर और एडेसिव का यूज करते हुए ज्वाइन करते हैं। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है वेल्डिंग। सुइटेबल मटेरियल इंक्लूड मेटल सच एज स्टील, अल्युमिनियम एंड टाइटेनियम। नेक्स्ट, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। सुइटेबल मटेरियल इंक्लूड metals such as copper, brass and silver. Next, adhesive bonding. Suitable material include plastics, composites and metals. Next, mechanical fastening. Suitable material include metals, plastics and composites. Next देखते हैं थर्ड नंबर, list the various additive manufacturing processes and explain 3D printing in detail. Additive manufacturing process 3D printing से भी जाना जाता है। इस प्रोसेस में डिजिटल डिजाइन को टेक्नोलॉजी के हेल्प से ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर बिल्ड किया जाता है। तो हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। फर्स्ट में आता है फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM। इस प्रोसेस में प्लास्टिक फिलामेंट को मेल्ट करके लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करके डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। FDM is commonly used in desktop 3D printers and is ideal for creating simple low resolution parts. नेक्स्ट, स्टीरियोलिथोग्राफी, SLA। इस प्रोसेस में लिक्विड रेजिन को लेजर के हेल्प से सॉलिडिफाई किया जाता है। SLA is commonly used for creating high resolution part with intricate details and smooth surfaces. नेक्स्ट है सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। इस प्रोसेस में डिजायर्ड ऑब्जेक्ट के पाउडर्ड मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक्स, मेटल, सेरामिक्स को लेजर के हेल्प से फ्यूज किया जाता है। CLS is commonly used for creating parts with complex geometries and high strength to weight ratios. नेक्स्ट है डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, DLP। इस प्रोसेस में डिजायर्ड ऑब्जेक्ट को लाइट प्रोजेक्टर के हेल्प से 3D इमेज बनाया जाता है, जिसमें लिक्विड रेजिन को लेयर बाय लेयर सॉलिडिफाइड किया जाता है। DLP is similar to SLA but is faster and can create larger parts. नेक्स्ट देखते हैं बाइंडर जेटिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व स्प्रेडिंग ए थिन लेयर ऑफ पाउडर्ड मटेरियल सच एज मेटल और सैंड and then selectively jetting a binder onto the powder to bind it together. This process is repeated layer by layer until the desired object is created. अब देखते हैं 3D प्रिंटिंग प्रोसेस। इसमें डिजिटल मॉडल को एडिटिव प्रोसेस का यूज करते हुए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है। It is faster, more effective and allow for greater design flexibility and customization. 3D printing is used in a wide range of industries including aerospace, automotive, healthcare and education to create complex geometries and custom parts that would be difficult to impossible to create using traditional manufacturing methods. 3D प्रिंटिंग प्रोसेस को कुछ स्टेप्स में बताया गया है। पहला है क्रिएशन ऑफ ए डिजिटल मॉडल।
इसमें कंप्यूटर एडेड डिजाइन और 3D स्कैनर के हेल्प से एक मॉडल तैयार करते हैं। सेकेंड देखते हैं स्लाइसिंग। इसमें स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए डिजिटल मॉडल को थिन लेयर में काटा जाता है। ईच लेयर इज देन कन्वर्टेड इनटू ए 2D इमेज विच इज यूज्ड टू गाइड द 3D प्रिंटर। नेक्स्ट है प्रिंटिंग। 3D प्रिंटर 2D इमेज को रीड करके लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। द प्रिंटर टाइपिकली यूजेज ए थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट दैट इज हीटेड एंड एक्सट्रूडेड through a nozzle which moves along x, y and z axis to create the object. And last आता है finishing। एक बार जब ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाता है इट में रिक्वायर पोस्ट प्रोसेसिंग टू रिमूव सपोर्ट स्ट्रक्चर सैंड एंड पॉलिश द सरफेस और अप्लाई एडिशनल कोटिंग। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर, एक्सप्लेन द वेरियस ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप एक वर्कशॉप है जहां मेटल कंपोनेंट को प्रिपेयर, असेंबल और फिनिश करके मशीन स्ट्रक्चर एंड अदर इक्विपमेंट के यूज के लिए प्रिपेयर किया जाता है। फिटिंग शॉप कुछ कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट मार्किंग आउट। इस ऑपरेशन में मेटल कंपोनेंट पे लाइन, आर्क एंड अदर सिंबल को मार्क कर सकते हैं। सेकेंड सॉइंग। इस ऑपरेशन में हम लोग मेटल कंपोनेंट को डिजायर लेंथ और शेप में हैंड सॉ, पावर सॉ, बैंड सॉ की हेल्प से कट कर सकते हैं। थर्ड है फाइलिंग। इस ऑपरेशन में हम लोग हैंड फाइल और मशीन फाइल के हेल्प से किसी भी रफ सरफेस या शार्प एजेस को रिमूव कर सकते हैं मेटल कंपोनेंट के। फोर्थ है ड्रिलिंग। इस प्रोसेस में हम लोग मेटल कंपोनेंट में ड्रिल बिट, ड्रिल प्रेस और हैंड हेल्ड ड्रिल का यूज करके होल बना सकते हैं। इस ऑपरेशन में हम लोग एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेडिंग कट कर सकते हैं टूल्स के हेल्प से। सिक्स्थ है टर्निंग। इस प्रोसेस में हम लोग लेथ के हेल्प से मेटल कंपोनेंट को कुछ शेप दे सकते हैं जैसे कि शाफ्ट एंड पिन। सेवंथ है माइलिंग। इस ऑपरेशन में हम लोग मेटल कंपोनेंट को माइलिंग मशीन का यूज करके फ्लैट सरफेस या स्लॉट्स या अदर फीचर्स का शेप दे सकते हैं। एट है ग्राइंडिंग। इस प्रोसेस में ग्राइंडिंग व्हील और एब्रेसिव बेल्ट के हेल्प से मेटल कंपोनेंट को स्मूथिंग और पॉलिशिंग किया जाता है। नाइन्थ है वेल्डिंग। इस प्रोसेस में मेटल कंपोनेंट को हीट और प्रेशर का यूज करते हुए ज्वाइन किया जाता है। एंड लास्ट है असेंबली। इस प्रोसेस में मेटल कंपोनेंट को एक साथ फिट करके एक नया फिनिश प्रोडक्ट तैयार किया जाता है जैसे कि मशीन और स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉ यूज्ड इन कारपेंट्री शॉप अलोंग विथ नीट स्केचेस। तो सॉ एक टाइप का टूल है जो सॉलिड मटेरियल को प्रिस्क्राइब्ड लेंथ और शेप में कट करने में हेल्प करता है। मोस्ट सॉज टेक द फॉर्म ऑफ ए थिन मेटल स्ट्रिप विथ टीथ ऑन वन एज और ए थिन मेटल डिस्क विथ टीथ ऑन द पेरिफेरी। अब हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉ देखते हैं। तो सबसे पहला सॉ देखते हैं रिप सॉ। रिप सॉ का यूज वुड को मैनुअली कटिंग करने के लिए करते हैं। रिप सॉ का ब्लेड मेटल का बना होता है और हैंडल हार्ड वुड का बना होता है और इसका अप्रोक्सीमेटली लेंथ होता है 26 इंच और 1 इंच में 5 टीथ होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रॉस कट सॉ। क्रॉस कट सॉ में थिक ब्लेड और बेवेल्ड टीथ, इसका यूज जनरली टिम्बर या वुड को कट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैनल सॉ। A panel saw is a woodworking machine that is used to cut large sheets of wood or other material into smaller, more manageable sizes. It is commonly used in the production of furniture, cabinetry, other woodworking projects. Next, tenon और बैक सॉ। टेनन सॉ एक प्रकार का बैक सॉ है जिसका यूज वुड को स्ट्रेट लाइन में कट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डोवेटेल सॉ। Dovetail saws are very similar to tenon saw except that they tend to have a thinner blade with more teeth per inch. Dovetail saws are used for application that require a small, very precise cuts or when an extremely neat finish is required. नेक्स्ट बो सॉ। बो सॉ एक टाइप का हैंड सॉ है जिसका यूज हम लोग प्रिसाइज और एक्यूरेट कट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉपिंग सॉ। कॉपिंग सॉ एक सी शेप के फ्रेम में थिन और नैरो ब्लेड से अटैच रहता है। दिस ब्लेड इज हेल्ड अंडर टेंशन बाय द फ्रेम which allows it to be easily adjusted or replaced
as needed. At last, compass saw. The compass saw consists of a thin narrow blade that is attached to a handle at one end and a pointed or rounded tip at the other end. The blade is typically between 8 to 12 inches in length and has teeth that are angled and pointed to create a clean and accurate cut. नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, एक्सप्लेन द वेरियस टेक्निक्स यूज्ड फॉर ग्लास मोल्डिंग। ग्लास मोल्डिंग एक प्रोसेस है जिसका यूज हम लोग ग्लास को कॉम्प्लेक्स शेप देने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस में ग्लास को मोल्टेन स्टेट तक हीट करते हैं और मोल्ड के हेल्प से डिजायर्ड शेप देते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें एक हाई लेवल ऑफ स्किल एंड प्रिसीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लास मोल्डिंग के हर एक टेक्निक के उसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो प्रोजेक्ट के आवश्यकता के अनुसार उस टेक्निक को चूज किया जाता है। तो हम लोग कुछ टेक्निक्स को देखते हैं ग्लास मोल्डिंग के। तो फर्स्ट आता है ब्लो मोल्डिंग। इस टेक्निक में हम लोग मोल्टेन ग्लास को एयर ब्लो करके एक होलो फॉर्म क्रिएट करते हैं, फिर उस बबल को मोल्ड में रखते हैं और कूल करके एक डिजायर्ड शेप क्रिएट करते हैं। इस टेक्निक का यूज हम लोग जनरली बोतल बनाने के लिए या होलो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। सेकेंड टेक्निक देखते हैं प्रेस मोल्डिंग। इस टेक्निक में हम लोग हीटेड ग्लास ब्लैंक को मोल्ड में रख हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हुए प्रेस करते हैं और एक उसे नया डिजायर्ड शेप देते हैं। इस टेक्निक का यूज हम लोग ग्लास, लेंस या अदर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं स्लम्प मोल्डिंग। इस टेक्निक में हम लोग फ्लैट शीट ऑफ ग्लास को सॉफ्ट होने तक हीट करते हैं और उसे मोल्ड के ऊपर रखकर डिजायर्ड शेप देते हैं। इस टेक्निक का यूज हम लोग बॉल, डिशेस या अदर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है वैक्यूम मोल्डिंग। इस टेक्निक में हम लोग ग्लास के फ्लैट शीट को मोल्ड के ऊपर रखते हैं एंड वैक्यूम के हेल्प से ग्लास को मोल्ड के अंदर ले आते हैं और एक न्यू शेप क्रिएट करते हैं। इस टेक्निक का यूज हम लोग डेकोरेटिंग ग्लास पैनल और आर्किटेक्चर एलिमेंट्स बनाने के लिए करते हैं। एंड लास्ट टेक्निक देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग। इस टेक्निक में मोल्टेन ग्लास को हाई प्रेशर से मोल्ड के अंदर इंजेक्ट करके एक न्यू शेप क्रिएट किया जाता है। इस टेक्निक का यूज करके हम लोग ग्लास, लेंस, ऑप्टिकल कंपोनेंट्स और अदर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस कास्टिंग डिफेक्ट्स अलोंग विथ नीट स्केचेस। कास्टिंग डिफेक्ट में कुछ अनवांटेड इरेगुलरिटीज और इम्परफेक्शन आने के कारण कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, तो इस डिफेक्ट को हम लोग कास्टिंग डिफेक्ट्स बोलते हैं। ये डिफेक्ट्स बहुत सारे रीजन से आते हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर मोल्ड डिजाइन, कास्टिंग प्रोसेस, मेटलर्जिकल फैक्टर्स एक्सेट्रा। तो नीचे कुछ कास्टिंग डिफेक्ट दिए गए हैं स्केच के साथ, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट, श्रिंकेज डिफेक्ट। ये डिफेक्ट मेटल के सॉलिडिफिकेशन के टाइम में आता है। इसमें वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है। तो कुछ श्रिंकेज डिफेक्ट के टाइप दिए गए हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में पोरोसिटी। ये डिफेक्ट कास्टिंग के टाइम में गैस बबल के प्रेजेंस होने के कारण होता है। इसमें स्मॉल होल हो जाते हैं सरफेस के ऊपर। ये फिगर में जैसा आप देख सकते हैं, स्मॉल होल हो गए हैं एयर बबल्स के कारण। नेक्स्ट, श्रिंकेज कैविटी। इसमें मोल्टेन मेटल मोल्ड में कंप्लीट फिल नहीं हो पाता, इसमें ये स्पेस दिखता है। नेक्स्ट, डिफेक्ट ड्यू टू मोल्ड। ये डिफेक्ट मोल्ड के इम्प्रॉपर डिजाइन, गेटिंग और वेंटिंग के कारण होता है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, मिश्रण। इसमें मोल्टेन मेटल मोल्ड के कैविटी को कंप्लीट फिल करने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जिसके कारण उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। ये मिश्रण का फिगर है। इसमें मोल्टेन मेटल कंप्लीट फिल करने से पहले सॉलिड हो जाते हैं, जिसके कारण यहाँ स्पेस रह जाता है, जो एक डिफेक्ट शो करता है। And next, B, cold shut. Cold shut is caused due to the joining of two streams of molten metal that do not fuse completely. This defect appears as a link or crack on the surface of the casting. And third में देखते हैं डिफेक्ट ड्यू टू मेटलर्जिकल फैक्टर्स। ये डिफेक्ट मेटल के केमिकल कंपोजिशन के कारण होता है, इम्प्रॉपर कंट्रोल ऑफ कास्टिंग पैरामीटर्स के कारण होता है। तो इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट है हॉट टीयर।
इसमें मेटल को कूलिंग या सॉलिडिफिकेशन के टाइम में इंटरनल स्ट्रेस के कारण कुछ डिफेक्ट आ जाता है। ये डिफेक्ट मेटल में क्रैक के रूप में दिखता है। एट बी, इंक्लूजन, it is caused due to presence of non-metallic material like oxide or slag or sand in the casting. This defect appears as a dark spot or line on the surface of the casting. At 4, surface defect. Surface defects are caused due to the surface finish of the casting. इसके कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, सैंड इंक्लूजन। ये कास्टिंग में सैंड पार्टिकल के प्रेजेंस होने के कारण होता है। ये डिफेक्ट कास्टिंग के रफ सरफेस के रूप में अपीयर होता है। एंड नेक्स्ट, फ्लैश। इट इज काउज्ड ड्यू टू द मेटल escaping between the joints of the mold. This defect appear as thin layer of metal on the surface of the casting. 8 number, explain the type of welding joints. Also differentiate clearly between soldering and brazing along with its application. अगर हम दो या दो से अधिक मेटल को ज्वाइंट करते हैं वेल्डिंग से, तो उस ज्वाइंट वाले लोकेशन को ही वेल्डिंग ज्वाइंट बोलते हैं। वेल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत तरह के वेल्डिंग ज्वाइंट यूज होते हैं, तो हम लोग कुछ वेल्डिंग ज्वाइंट्स देखेंगे। फर्स्ट में देखेंगे बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट में दो मेटल के पीस को 180 डिग्री में रख के इसके वन साइड में वेल्डिंग करेंगे एंड इस ज्वाइंट को हम लोग बट ज्वाइंट बोलेंगे। दो मेटल के पीस को 180 डिग्री में रख के इसके वन साइड में वेल्डिंग करेंगे एंड इस ज्वाइंट को हम लोग बट ज्वाइंट बोलेंगे। सेकेंड, लैप ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट में दो मेटल पीस को ओवरलैप करके रखेंगे और दोनों के साइड में वेल्डिंग कर देंगे, तो इस वेल्डिंग के ज्वाइंट को लैप ज्वाइंट बोलेंगे। लैप ज्वाइंट ग्रेटर स्ट्रेंथ देता है बट ज्वाइंट से। नेक्स्ट, टी ज्वाइंट। इसमें हम लोग दो मेटल पीस को 90 डिग्री में रख के टी शेप लेते हैं और इसके कॉर्नर में वेल्डिंग करके ज्वाइंट करते हैं एंड इसी ज्वाइंट को हम लोग टी ज्वाइंट बोलते हैं। एट फोर्थ, कॉर्नर ज्वाइंट। इसमें हम लोग टू मेटल पीस को लेते हैं और 90 डिग्री एंगल पे एल शेप बनाते हैं एंड इसके कॉर्नर पे वेल्डिंग करके ज्वाइंट करते हैं एंड इसी ज्वाइंट को हम लोग कॉर्नर ज्वाइंट बोलते हैं। एट लास्ट, एज ज्वाइंट। इसमें हम लोग टू मेटल पीस को एक साथ ज्वाइंट करके उसके एज में वेल्डिंग करते हैं एंड इस ज्वाइंट को हम लोग एज ज्वाइंट बोलते हैं। अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का। इन सोल्डरिंग इट इज ए लो टेम्परेचर एनालॉग टू ब्रेजिंग। In brazing, it is used to join a wide variety of similar or dissimilar metals. In soldering, it uses filler alloys with melting temperature below 450 degrees Celsius. In brazing, it is done at temperature above 450 degrees Celsius but below the critical temperature of metal. In soldering, it is mainly used in electronic industry to form a permanent connection between electronic components. In brazing, it is mainly used to join all kinds of metal used in electronic circuitry, pipes, fitting, automotive. In soldering, base metal does not require preheating. In brazing, base metal require preheating. In soldering, soldering creates stronger joints. But in brazing, the joints are relatively weaker than with soldering. In soldering, the soldering process is comparatively cheaper than other metal joining methods. But in brazing, the brazing process is a bit pricey than soldering. Next देखते हैं 9 नंबर में, with the help of a neat sketch, explain the gas welding process. गैस वेल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें फ्यूल गैस को ऑक्सीजन के हेल्प से बर्न करके हाई टेम्परेचर का फ्लेम जनरेट करते हैं। ये फ्लेम डायरेक्ट स्ट्राइक करता है वेल्ड एरिया को और वेल्ड सरफेस और फिलर मटेरियल को मेल्ट कर देता है। जो मेल्टेड पार्ट है वो डिफ्यूज होते हैं एक दूसरे में और जॉइंट क्रिएट करते हैं ठंडा होने के बाद। गैस वेल्डिंग के लिए यूज होने वाले इक्विपमेंट को हम लोग देखते हैं। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है जो ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं। ये फ्यूल सिलेंडर है जो रेड कलर से डिनोट करते हैं। ये रेगुलेटर लगे होते हैं गैस के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ये वेल्डिंग टॉर्च है जिसमें दोनों गैस
आकर मिक्स होते हैं और इसे निडल वाल्व से कंट्रोल किया जाता है। फिर यहाँ पे फ्लेम जनरेट होता है जो वर्क पीस में हीट प्रोड्यूस करता है और फिलर मटेरियल को मेल्ट करके ज्वाइंट कर देता है। और हम लोग सारे पार्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट, वेल्डिंग टॉर्च। वेल्डिंग टॉर्च मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है गैस वेल्डिंग का। इसमें फ्यूल गैस और ऑक्सीजन गैस को सुटेबल प्रेशर पे वेल्डिंग टॉर्च के पास भेजा जाता है। इसमें लगे वाल्व के हेल्प से दोनों गैस को टॉर्च के अंदर कंट्रोल किया जाता है। Both gases mix there and form a flammable mixtures. Next, ऑक्सीजन सिलेंडर। फ्यूल के बर्निंग के लिए अप्रोप्रिएट अमाउंट के ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है जो ऑक्सीजन सिलेंडर फुलफिल करता है। हम लोग ब्लैक लाइन से ऑक्सीजन सिलेंडर को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट, फ्यूल गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर इज filled either by oxyacetylene gas, hydrogen gas, natural gas or other flammable gas. The fuel gas selection is depend on the welding material. Normally these cylinders have maroon line to indicate it. And next, pressure regulator. Both oxygen and fuel gases are filled in cylinder at high pressure. These gases cannot use at this high pressure for welding work or a pressure regulator is used between flow. It supply oxygen at pressure about 70 to 130 kilonewton by m2 and gas at 7 to 103 kilonewton by m2 to the welding torch. In this process, all the equipment are connected carefully. The gas cylinder and oxygen cylinder connected to the welding torch through pressure regulators. Now the regulate pressure of gas and oxygen supplied to the torch where they properly mixed. The flame ignited by a striker. Take care the tip of torch is pointing downward. Now the flame is controlled through valve situating in welding torch. The flame is set at natural flame or carburizing flame or oxidizing flame according to the welding condition. Now the welding torch moved along the line where the joint to be created. This will melt the interface part and join them permanently. अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। गैस वेल्डिंग का यूज पतले मेटल को जोड़ने के लिए किया जाता है, वो आयरन से बना हो या नॉन आयरन मेटल हो। गैस मेटल का मोस्टली यूज शीट मेटल को बनाने के लिए किया जाता है। गैस वेल्डिंग का यूज ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। गैस वेल्डिंग का एडवांटेज देखते हैं हम लोग। इट इज़ ईजी टू ऑपरेट एंड डज नॉट रिक्वायर हाई स्किल ऑपरेटर। Equipment cost is low compared to other welding process like MIG, TIG, etc. It can be used at site. Equipments are more portable than other type of welding. It can also be used as gas cutting. And now we see the disadvantages of gas welding. It provides low surface finish. This process need a finishing operation after welding. Gas welding have large heat affected zone which can cause change in mechanical properties of parental material. Higher safety issue due to naked flame of high temperature. It is suitable only for soft and thin sheets. Slow metal joining rate. No shielding area which cause more welding defects. नाउ अब हम लोग देखेंगे ईयर 2022 का सॉल्यूशन। एंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ये क्वेश्चन भी सेम पैटर्न के हैं, इसमें भी 3 आवर्स का टाइम है, इसका भी फुल मार्क 70 है एंड टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं। सॉल्व करने 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, उसमें सॉल्व करना है आपको 7 ऑब्जेक्टिव्स। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो में, मैं ना ही सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा रख रहा हूँ ना ही बहुत ज़्यादा छोटा रख रहा हूँ। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है मैं उसी हिसाब से आंसर देने का कोशिश किया हूँ। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये सेशन। फर्स्ट नंबर है
A rip saw. A rip saw is used for cutting along the grains of wood. Next, the low permeability in sand can cause which of the following defects in casting? Then answer is blowholes. Next, C number. A file removes the metal during. Then answer is forward stroke. Next, lensing is the operation of. Then answer is lensing is the operation of cutting a sheet of metal through part of its length and then bending the cut portion. Next, the dowels are wooden nails. Next, lathe band is usually made of cast iron. Next, lap joints are employed on plates having thickness less than 3 mm. Next, which type of feed is needed in facing operation? Then answer is cross. Next, the oxyacetylene gas used in gas welding produces a flame temperature of 3200 degrees Celsius. Next, arc stability is better with DC welding. Next, second number, what is manufacturing? State and explain various manufacturing process. मैन्युफैक्चरिंग एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें रॉ मटेरियल को हम लोग वेरियस टूल मशीनरी एंड ह्यूमन लेबर के हेल्प से लार्ज स्केल में एक फिनिश प्रोडक्ट रेडी करते हैं एंड उसे मार्केट में वेरियस पर्पस के यूज के लिए बेचते हैं एंड इससे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ भी करते हैं एंड बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय भी देते हैं। तो इसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं। तो देखते हैं फर्स्ट कास्टिंग। कास्टिंग एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिक्विड मटेरियल को किसी सर्टेन शेप में सॉलिडिफाई करते हैं एंड सॉलिडिफाई करने के बाद उसे वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। सेकेंड, मशीनिंग। मशीनिंग में हम लोग वर्क पीस को बहुत सारे लेथ ऑपरेशन वगैरह करने के बाद एक न्यू डिजायर्ड शेप देते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मिंग। फॉर्मिंग एक प्रोसेस है जिसमें वर्क पीस को हम लोग प्रेशर ऑफ फोर्स के हेल्प से न्यू शेप देने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है वेल्डिंग। वेल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो और दो से अधिक मेटल को एक साथ ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट, मोल्डिंग। मोल्डिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें हम लोग लिक्विड मटेरियल को सॉलिडिफाई करने के लिए एक रिजिड फ्रेम का यूज करते हैं जिसे मोल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो या दो से अधिक पार्ट को बिना उसके शेप में चेंज लाए कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, कटिंग। कटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मटेरियल को डिजायर्ड शेप में सेपरेट करते हैं। नेक्स्ट, बी नंबर, व्हाट इज पैटर्न अलायंस, व्हाई दे आर गिवन, explain the function of different pattern alloys in brief. Then answer is pattern alloys refer to the intentional addition of extra material or dimension to a pattern or mold used in manufacturing processes. These alloys are given to compensate for the dimensional changes that occur during various stages of production. तो डिफरेंट पैटर्न अलायंस के कुछ फंक्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट, श्रिंकेज अलायंस। कास्टिंग के टाइम बहुत सारे मटेरियल स्पेशली मेटल्स कूलिंग करते टाइम श्रिंक हो जाते हैं। नेक्स्ट, मशीनिंग अलायंस। मशीनिंग अलायंस is the additional material added to the pattern to account for the material that will be removed during machining operations such as milling, turning or grinding. Next, draft alloys. Draft alloys is the taper or angle provided on the vertical surfaces of a pattern or mold. Next, finish alloys. Finish alloys refer to the additional material added to the pattern to account for the surface finishing operations that will be applied to the final product. Next,
pattern maker shrinkage allowance. Pattern maker shrinkage allowance compensates for the dimensional changes that occur during the pattern making process itself. Next, third number, what is core? Why it is given? कोर एक डिवाइस है जो कास्टिंग और मोल्डिंग प्रोसेस के लिए इंटरनल कैविटी और रिंट्रेंट एंगल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ये सैंड कास्टिंग, डाई कास्टिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसके कुछ 7 रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट है कोर में एडिक्वेट स्ट्रेंथ होना चाहिए कास्टिंग मटेरियल को हैंडल करने के लिए। नेक्स्ट, इन द हार्डेंड स्टेट it must be strong enough to handle the force of casting. Next, permeability must be very high to allow for the escape of gases. Next, friability. As the casting or molding cools, the core must be weak enough to break down as the material shrinks. Moreover, they must be easy to remove during shake out. Next, good refractoriness is required as a core is usually surrounded by hot metal during casting or molding. Next, a smooth surface finish. Next, minimize generation of gases during metal pouring. Next, B number, list and explain the function of various pattern making tools. जब हम लोग कास्टिंग करते हैं उस टाइम में एक सैंपल का जरूरी होता है जिसको मॉडल्स भी बोलते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग कैविटी क्रिएट करते हैं, उसको पैटर्न बोलते हैं। तो कुछ पैटर्न मेकिंग टूल्स है, तो देखते हैं। फर्स्ट, पैटर्न पेपर। पैटर्न पेपर इज अ फाउंडेशन फॉर क्रिएटिंग पैटर्न। इट इज अ लार्ज, फ्लैट एंड लाइट वेट पेपर दैट कम्स इन वेरियस विड्थ्स एंड वेट्स। नेक्स्ट है रूलर। रूलर का यूज हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं एंड किसी भी चीज का मेजर करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व हम लोग कर्व लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर हम लोग 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री को प्रिसाइज एंगल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेसिंग व्हील। ए ट्रेसिंग व्हील इज ए सेरेट व्हील attached to a handle. Next, tape measuring. A flexible tape measure is used to take body measurement accurately. Next, C number, with neat sketch, explain any 5 casting defect along with their remedies. Casting के टाइम कुछ रीजन से अनवांटेड इरेगुलरिटीज आ जाती है जिसके कारण उसमें एक डिफेक्ट आ जाता है। तो हम लोग कुछ डिफेक्ट्स देखते हैं। कास्टिंग में सॉलिडिफिकेशन के टाइम कुछ एयर इंटर हो जाते हैं जिसके कारण ब्लो होल्स डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसके काउजेज हैं एक्सेसिव मॉइस्चर इन द सैंड। नेक्स्ट, लो परमिएबिलिटी ऑफ द सैंड। नेक्स्ट, सैंड ग्रेन आर टू फाइन। नेक्स्ट, टू हार्ड रैम्ड सैंड। नेक्स्ट, इनसफिशिएंट वेंटिंग इज प्रोवाइडेड। एंड इसके रेमेडीज है, the moisture content in the sand must be controlled and kept at desired level. High permeability sand should be used. Sand of appropriate grain size should be used. Sufficient ramming should be done. Adequate venting facility should be provided. कास्टिंग में वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण कुछ कैविटी क्रिएट हो जाते हैं जिसे हम लोग श्रिंकेज कैविटी बोलते हैं। इसके काउज है अनइवन और अनकंट्रोल्ड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मेटल। नेक्स्ट, पावरिंग टेम्परेचर इज टू हाई एंड इट्स रेमेडीज आर, these effects can be removed by applying principle of directional solidification in mold design. Next, wise use of chills and padding. नेक्स्ट, मिश्रण। इसमें लिक्विड मेटल पूरा स्पेस को फिल करने से पहले सॉलिड हो जाते हैं जिसके कारण इसमें ये वाला डिफेक्ट देखने को मिलता है जिसे मिश्रण बोलते हैं। इसके काउज हैं लो फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल। नेक्स्ट,
low temperature of the molten metal which decreases its fluidity. Next, too thin section and improper gating system, and its remedies are increasing the pouring temperature of the molten metal increases the fluidity. Next, proper gating system. Next, too thin section is avoided. Next, hot tears or hot cracks. When the metal is hot, it is weak and residual stress in the material causes the casting fails as the molten metal cools down. The failure of casting in this case is look like cracks and called as hot tears or hot cracking. Its causes are improper mold design. Its remedies are proper mold design can easily eliminate these types of casting defect. Elimination of residual stress due to material of the casting. Next, shift or mismatch. The defect caused due to a misalignment of upper and lower part of the casting and misplacement of the core at part line. Its causes are improper alignment of upper and lower part during mold preparation. Next, misalignment of flask. Next, its remedies are proper alignment of pattern or die part molding boxes. Next, correct mounting of pattern or pattern plates. Next, check the alignment of the flask. At 4 number, define welding. Differentiate between autogeneous, heterogeneous and homogeneous welding. वेल्डिंग एक फैब्रिकेशन प्रोसेस है जिसमें दो और दो से अधिक मेटल या थर्मोप्लास्टिक को मेल्ट करके या फ्यूज करके जोड़ते हैं। इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन या अदर रिपेयर वर्क को मजबूत बनाने के लिए या परमानेंट बॉन्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ऑटोजीनस वेल्डिंग। ऑटोजीनस वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो सिमिलर मटेरियल को ज्वाइंट करते हैं बिना किसी फिलर मटेरियल के हेल्प से। इसमें बेस मटेरियल को मेल्ट करके ज्वाइन किया जाता है। नेक्स्ट, हेट्रोजिनस वेल्डिंग। हेट्रोजिनस वेल्डिंग दो या दो से अधिक मटेरियल जो डिफरेंट कंपोजिशन या प्रॉपर्टीज के होते हैं उसे ज्वाइंट करते हैं फिलर मटेरियल के हेल्प से। फिलर मटेरियल का एक प्रॉपर्टीज है वो दोनों बेस मटेरियल के लिए कॉम्पेटिबल हो एंड इसके ज्वाइंट के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ रहता है इस वेल्डिंग में। नेक्स्ट, होमोजीनस वेल्डिंग। होमोजीनस वेल्डिंग एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दो सिमिलर मटेरियल को बिना उसके बेस मटेरियल को मेल्ट किए हुए ज्वाइन किया जाता है। नेक्स्ट, बी नंबर, व्हाट इज मेटल फॉर्मिंग। डिफरेंशिएट बिटवीन बल्क मेटल and sheet metal forming with neat sketch explain any one bulk metal forming process. मेटल फॉर्मिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को डिजायर्ड शेप में डिफॉर्म किया जाता है। इस टेक्निक का यूज करके बहुत सारे इंडस्ट्री जो है मेटल कंपोनेंट सिंपल या कॉम्प्लेक्स शेप में बनाते हैं। एंड अब डिफरेंस देखते हैं बल्क मेटल्स फॉर्मिंग का एंड शीट मेटल फॉर्मिंग का। तो फर्स्ट देखते हैं बल्क मेटल फॉर्मिंग। बल्क मेटल फॉर्मिंग बल्क डिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे वर्क पीस को एक साथ शेप दिया जाता है। बल्क मेटल फॉर्मिंग में रोलिंग, एक्सट्रशन एंड अपसेटिंग, फ्रोजिंग वगैरह प्रोसेस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, शीट मेटल फॉर्मिंग। शीट मेटल फॉर्मिंग एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट को थिन एंड फ्लैट शीट के शेप देने का काम किया जाता है। इस प्रोसेस से लाइट वेट एंड इंट्रिकेट पार्ट प्रोड्यूस किया जाता है इंडस्ट्री के यूज के लिए, जैसे कि ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। शीट मेटल फॉर्मिंग में और भी प्रोसेस आते हैं जैसे कि बेंडिंग, डीप ड्रॉइंग, स्ट्रेचिंग एंड स्पिनिंग। नेक्स्ट हम लोग बल्क मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का पार्ट देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं फॉर्जिंग।
फॉर्जिंग एक बल्क मेटल प्रोसेस का ही पार्ट है जिसमें हम लोग कंप्रेसिव फोर्स का जैसे कि हैमर, प्रेस एंड अदर स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट का यूज करके मेटल को एक न्यू शेप देते हैं। इस शेप में एलिवेटेड टेम्परेचर का यूज किया जाता है जिससे मेटल रेसिस्टेंस को कम रखा जाए एंड मेटल के डक्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाए। फर्स्ट स्टेप देखते हैं इस प्रोसेस का, हीटिंग। तो सबसे पहले मेटल को हीट किया जाता है एप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे, यानी कि उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के एबव। हीट करने से मेटल का शेप इजीली चेंज हो सकता है एंड उसके क्रैक होने का रिस्क भी कम हो जाता है। नेक्स्ट, प्रीफॉर्मिंग। In this stage, the initial shape of the workpiece is achieved by process like upsetting, means increasing the cross section, or drawing out, reducing the cross section. Next, forging. इस प्रोसेस में वर्कपीस को डाई के बीच में रखा जाता है एंड हैमर और प्रेस के हेल्प से इसे कंप्रेस किया जाता है एंड इसे प्रेस करने के बाद कुछ मेटल बाहर आ जाते हैं तो उसे ट्रिम करके हटा दिया जाता है जिसे ट्रिमिंग प्रोसेस कहते हैं एंड बाद में इस मेटल को ठंडे होने के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे ये मेटल पूरे सॉलिड फॉर्म में आ जाए। नेक्स्ट 5 नंबर, स्टेट द डिफरेंट प्रोसेसेस डन इन बेंच वर्क एंड फिटिंग। तो बेंच वर्क में बहुत सारे मैनुअल ऑपरेशन किए जाते हैं जिसमें मेटल वर्किंग एंड वुड वर्किंग आता है। इसमें मेटल्स या वुड को कोई शेप देना हो या उसे कट करना हो या फिर कोई फिनिशिंग देना हो तो वो कर सकते हैं। इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है मार्किंग आउट। इसमें हम लोग ऑपरेशन में कुछ मेजरमेंट या मार्किंग वगैरह या रेफरेंस पॉइंट लेने का जरूरत होता है तो हम लोग लेते हैं। सेकेंड आता है मेजरिंग एंड ले आउट। तो इसमें हम लोग वर्नियर कैलिपर्स या माइक्रोमीटर या रूलर्स के हेल्प से कुछ मेजरमेंट करते हैं जो एक्यूरेट मेजरमेंट आता है हम लोगों का। नेक्स्ट, थर्ड, सॉविंग। इसमें हम लोग हैंड सॉ या बैंड सॉ के हेल्प से रिक्वायर्ड लेंथ का मेटल या वुड कट करते हैं। एट फोर्थ, फाइलिंग। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के फाइल्स का यूज करते हुए किसी भी वर्क पीस में एक्सेस मटेरियल रहता है तो उसे रिमूव करते हैं एंड कोई अच्छा सा शेप दे देते हैं। नेक्स्ट, 5, ड्रिलिंग। इसमें हम लोग हैंड ड्रिल का या ड्रिल प्रेस का यूज करते हुए वर्क पीस पे एक होल क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, टैपिंग। एडिशनल इंटरनल थ्रेड्स टू ए ड्रिल्ड होल यूजिंग द टैप। नेक्स्ट, डिबरिंग, removing sharp edge and burrs from the workpiece to achieve a smooth finish. Next, grinding and polishing, using grinding wheels and polishing compounds to achieve the desired surface finish. Next, fitting. इसमें फंक्शनल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग मशीन को प्रिसाइजली असेंबली करते हैं। तो इसके कुछ प्रोसेस दिए गए हैं। फर्स्ट है मशीनिंग प्रिपरेशन, सेकेंड क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन, थर्ड लेआउट एंड एलिगमेंट, फोर्थ फास्टनिंग, फिफ्थ फाइलिंग एंड लैपिंग, सिक्स्थ चेकिंग टॉलरेंस एंड लास्ट टेस्टिंग एंड एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, बी नंबर, with a neat sketch explain the principle of electric arc welding, also explain the significance of polarity। ये एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का स्केच है जिसमें ये वेल्डिंग मशीन है एंड इससे 2 वायर निकले हुए हैं। फर्स्ट वायर बेस मटेरियल से कनेक्ट है एंड सेकेंड वायर जो है इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट है जिसमें एक इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है एंड ये दोनों जब टच होता है तो फिर एक आर्क प्रोड्यूस होता है एंड ये इलेक्ट्रोड एक फिलर मटेरियल का काम करता है एंड यहाँ पे जॉइंट क्रिएट होता है आफ्टर वेल्डिंग। एंड यहाँ पे आर्क वेल्डिंग के वर्किंग प्रिंसिपल को डिटेल में बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ पोलैरिटी।
पोलैरिटी इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस के बीच में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को बताता है। ये डीसी करंट भी होते हैं एंड एसी करंट भी होते हैं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ पोलैरिटी इन वेल्डिंग। एट फर्स्ट, डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी, also known as electrode negative. DCSP result in deeper penetration into the base metal, making it suitable for welding thick material. The heat concentrates at the workpiece, allowing for better control of the weld pull and narrower bed profiles. Next, DC reverse polarity, DCRP, also known as electrode positive. DCRP provides the better electrode life and weld metal deposition rate. It is commonly used for welding thinner material and application where faster welding speeds are required. At last, AC polarity. AC polarity allows for a balanced heat distribution between the electrodes and the workpiece, making it suitable for welding material of varying thickness. However, the weld penetration and control are not as precise as with DC polarity. Next, 6 number, how do you classify drills? Sketch a twist drill and name the different parts along with their explanation. ड्रिल को उसके पर्पस, डिजाइन, पावर सोर्स एंड चक टाइप के बेस्ड पे क्लासिफाई कर सकते हैं। At first, based on purpose, general purpose drill, hammer drill, rotatory drill, impact drill, angle drill. Second number, based on design, hand drill, corded electric drill, cordless drill, pneumatic drill. Third, based on chuck type, keyed chuck drill, keyless chuck drill. At 4, based on size, small handheld drills, medium sized drills, larger floor mounted drill. ये ट्विस्ट ड्रिल का स्केच है जिसमें सारे पार्ट्स के नाम डिटेल में लिखे हुए हैं एंड ये ट्विस्ट ड्रिल के सारे पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन है। Next, B number, state the different type of plastic molding processes with a neat sketch. Explain the working of transfer molding processes. तो प्लास्टिक प्रोडक्ट एंड प्लास्टिक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्लास्टिक मोल्डिंग प्रोसेस का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो कुछ डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक मोल्डिंग देखेंगे। फर्स्ट, इंजेक्शन मोल्डिंग। इसे मोल्ड कैविटी के अंदर मोल्टेन प्लास्टिक को इंजेक्ट किया जाता है एंड उसे कूल और सॉलिडिफाई करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस का यूज होलो प्रोडक्ट्स जैसे कि बोतल, कंटेनर बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कंप्रेशन मोल्डिंग। इस प्रोसेस में मोल्ड कैविटी के अंदर प्लास्टिक मटेरियल को रखा जाता है एंड उसे डिजायर्ड शेप देने के लिए कंप्रेस्ड किया जाता है। नेक्स्ट, 4, एक्सट्रूशन मोल्डिंग, used for continuous manufacturing of products with a consistent cross section such as pipes and tubes. Next, 5th, thermoforming. The plastic sheet is heated and shaped using vacuum or pressure into the desired form. Next, rotational molding. The mold is continuously rotated while the plastic material is poured and coats the inner surface to take the shape. Next, transfer molding, a variation of compression molding where the plastic material is heated separately and then forced into the mold cavity. Next, ट्रांसफर मोल्डिंग प्रोसेस। इसमें फर्स्ट आता है मोल्ड प्रिपरेशन। तो हम लोग मोल्ड को 2 हाफ में प्रिपेयर करते हैं, एक है अपर हाफ एंड सेकेंड है लोअर हाफ। इसमें मोल्ड को पहले से ही गर्म कर लिया जाता है जिसमें प्लास्टिक इजिली अपना शेप चेंज कर सके।
नेक्स्ट, लोडिंग द मटेरियल। मोल्ड के बनने के बाद इसे प्लास्टिक मटेरियल को पैलेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर पोर्ट में रखा जाता है। नेक्स्ट, हीटिंग द मटेरियल। ट्रांसफर पोर्ट को हीट किया जाता है जिससे प्लास्टिक मटेरियल मेल्ट हो जाए एंड तैयार हो जाए वो नीचे आने के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसफर प्रोसेस। जब ट्रांसफर पोर्ट को गर्म करने के बाद प्लास्टिक मोल्टेन स्टेट में आ जाती है तो उसे प्लंजर या पिस्टन फोर्स के हेल्प से प्रेस किया जाता है जिससे प्लास्टिक मटेरियल नीचे वाले मोल्ड कैविटी में आ जाए। नेक्स्ट, कंप्रेसिंग एंड क्यूरिंग। जब सारा प्लास्टिक मटेरियल मोल्ड कैविटी के अंदर आ जाता है तो फिर उस मोल्ड को बंद कर दिया जाता है। नेक्स्ट, कंप्रेशन एंड क्यूरिंग। जब सारा मोल्टेन प्लास्टिक मोल्ड कैविटी में आ जाता है तो उसे कंप्रेस्ड कर मोल्ड को क्लोज कर दिया जाता है जिससे वह डिजायर्ड शेप में आ जाए। नेक्स्ट, कूलिंग एंड इजेक्शन। आफ्टर क्यूरिंग मोल्ड को ठंडा कर लिया जाता है एंड जो शेप हम लोग कास्ट किए हैं उस कास्ट को इजेक्ट कर लिया जाता है मोल्ड से। नेक्स्ट, 7 नंबर, राइट शॉर्ट नोट ऑन पावरिंग ए इक्विपमेंट्स यूज्ड इन फाउंड्री शॉप। Powering is a critical step in the foundry shop process where molten metal is transferred from the melting furnace to the prepared mold cavity to create the desired cast component. Several essential equipment and tools are used during the pouring process are crucible or ladle. A crucible or ladle is a container used to hold and transport the molten metal from furnace to the mold. Crucibles are typically made of refractory materials that can without high temperatures without melting. Next, second, pouring basin or cup. The pouring basin or cup is a funnel-shaped opening located on top of the mold. It serves as an entry point for the molten metal to enter the mold cavity. The design of the pouring basin is crucial as it influences the flow and distribution of the metal inside the mold. Next, third, sprue and runner. The sprue and runner are channels that facilitate the flow of molten metal from the pouring basin to the mold cavity. The sprue connects the pouring basin to the top of the mold, while the runner connects the sprue to the mold cavity. Proper design of these channels ensure even filing of the mold and minimize defects. Next, ingates and risers. Ingates are a small opening in the mold through which the molten metal enters the mold cavity from the runner. Risers, also known as feeders, are extra reservoir of molten metal that compensate for shrinkage during solidification, ensuring the casting is fully filled. Fifth, venting system. A venting system is crucial to allow gases to escape during the pouring process. If not adequately vented, trapped gases can lead to defect like porosity in the final casting. Venting channels are provided to enable gases to escape without hindering the flow of the molten metal. At sixth, tongs or crane. Tongs or crane are used to handle the crucible or ladle safely during the pouring process. They provide a secure grip on the container to prevent accidents and ensure precise pouring in the mold. Next, B number, what is seasoning of wood? Explain the different types of wood. सीजनिंग वुड ड्राइंग और एयर ड्राइंग के नाम से भी जाना जाता है। जब हम लोग फ्रेश वुड को कट करते हैं तो उसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो उस मॉइस्चर को निकाल दिया जाता है जिससे लकड़ी का स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, वर्केबिलिटी वगैरह बढ़ जाते हैं एंड वो लकड़ी खराब होने से, टूटने से बच जाता है। इसके कुछ टाइप्स हैं। वुड को उसके स्ट्रक्चर के बेस पे 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट, हार्ड वुड, सेकेंड, सॉफ्ट वुड।
फर्स्ट हार्डवुड। हार्डवुड डेसिडियस ट्री से आते हैं। ये साल में अपना पत्ता एक बार गिरा देते हैं एंड ये बहुत स्लोली ग्रो करते हैं। ये घने और बहुत टिकाऊ होते हैं। इसका पत्ता भी बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। इसके एग्जाम्पल हैं ओक, मैपल, टीक, मेहोगनी, वालनट, चेरी एंड एस। हार्डवुड का यूज हम लोग फर्नीचर, फ्लोरिंग, कैबिनेट्स एंड हाई क्वालिटी का वुड वर्किंग प्रोजेक्ट वगैरह में यूज करते हैं। सेकेंड सॉफ्टवुड। सॉफ्टवुड कैनिफेरस ट्री से आते हैं एंड इसके नीडल लाइक या स्केल लाइक लीव्स होते हैं। ये बहुत फास्ट ग्रो करते हैं एंड हार्डवुड के कंपेयर में लेस डेंस होते हैं। सॉफ्टवुड के एग्जाम्पल हैं पाइन, स्प्रूस, फर, सेडर एंड रेडवुड। सॉफ्टवुड का यूज कंस्ट्रक्शन, फ्रेमिंग, प्लाईवुड वगैरह बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट सी नंबर, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेरियस कारपेंट्री प्रोसेस। तो यहाँ कुछ कारपेंट्री प्रोसेस दिए गए हैं। फर्स्ट, मेजरिंग एंड मार्किंग। कोई भी कारपेंट्री प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसके एक्यूरेसी और प्रिसीजन के लिए उसके मेजरमेंट एंड मार्किंग करना जरूरी होता है। सेकेंड है कटिंग। वुड के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सॉ के हेल्प से हम लोग डिजायर्ड शेप में वुड को कट करते हैं। नेक्स्ट, जॉइंट्री। जॉइंट्री में हम लोग बहुत सारे वुड के पीसेस को एक साथ जोड़कर कुछ स्ट्रक्चर या फर्नीचर तैयार करते हैं। कुछ जॉइंट्री टेक्निक्स दिए गए हैं जैसे बट जॉइंट, मीटर जॉइंट, लैप जॉइंट, डेवोटेल जॉइंट, मोर्टाइज, टेनन जॉइंट, बिस्किट जॉइंट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, प्लेनिंग। प्लेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें वुड को फ्लैट और स्मूथ बनाते हैं। नेक्स्ट, राउटिंग। राउटिंग हम लोग राउटर का यूज करके करते हैं जिसमें एज वगैरह, ग्रुप्स एंड इंटीग्रेट डिजाइन क्रिएट करते हैं इसके हेल्प से। नेक्स्ट, सेंडिंग। सेंडिंग हम लोग सरफेस को स्मूथ या पॉलिश्ड करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, असेंबली। कारपेंटर्स assemble the cut and shaped wood pieces together using the appropriate adhesive nails, screws or other fastener to create the final product. At last, finishing. Finishing involves applying coating like varnish, paint, stain or sealant to protect the wood, enhance its appearance and give it a polished look. Next, 8 number, what is a CNC? Explain its silent features which makes the CNC more effective. CNC का मतलब होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ये एक टेक्निक है जिसमें मशीन टूल के ऑपरेशन और मूवमेंट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के यूज से कंट्रोल किया जाता है। CNC मशीन बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग, वुड वर्किंग, मेटल वर्किंग और 3D प्रिंटिंग वगैरह में। इसका कुछ साइलेंट फीचर है जो CNC मशीन को मोर इफेक्टिव बनाता है। तो फर्स्ट है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। CNC मशीन कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है जिसमें ह्यूमन एरर बहुत कम होते हैं एंड ये हाई प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। सेकेंड है ऑटोमेशन। CNC मशीन हाईली ऑटोमेटेड होता है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार प्रोग्राम सेट करने के बाद ये खुद काम करता है एंड ये लेबर कॉस्ट को घटाता है एंड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी। CNC मशीन को वाइड रेंज के टास्क के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। CNC मशीन बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप में डिजाइन वगैरह बिना रिटूलिंग के जरूरत के ये आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिपीटेबिलिटी। CNC मशीन जो है जब इसे प्रोग्राम कर दिया जाता है तो ये एक काम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं एंड इससे बहुत सारा मास प्रोडक्शन किया जा सकता है एंड इसका क्वालिटी भी मेंटेन रहता है। क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। नेक्स्ट,
reduced cycle time। जब सीएनसी मशीन कंप्यूटर से ऑपरेट होता है तो इसे हाई स्पीड में ऑपरेट किया जा सकता है, जिससे एक साइकिल का टाइम भी कम किया जा सकता है एंड इसे मास प्रोडक्शन बहुत स्पीड से किया जा सकता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स मशीनिंग। सीएनसी मशीन से वैसा भी काम किया जा सकता है जो मैनुअली पॉसिबल नहीं हो, क्योंकि ये कंप्यूटर करते हैं तो कंप्यूटर तो आदमी से बेहतर ही होते हैं इसलिए। नेक्स्ट, सेफ्टी फीचर्स। सीएनसी मशीन मैनुअल मशीन से ज़्यादा सेफ्टी देता है, जैसे कि ये इमरजेंसी स्टॉप, सेफ्टी इंटरलॉक्स एंड प्रोटेक्टिव इनक्लोजर्स। ये एक्सीडेंट को भी मिनिमाइज करता है। नेक्स्ट बी नंबर, डिफाइन टैपर। Explain the amount of taper expressed. Name different method of taper turning done on a center lathe using simple sketches. टेपर क्या होता है? किसी भी सिलेंड्रिकल वर्कपीस का डायमीटर लगातार घटते रहना, हायर से लोअर या लोअर से हायर। इसे किसी भी वर्कपीस को लेथ मशीन के हेल्प से कोनिकल शेप देने में यूज करते हैं। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं लेथ मशीन पे, तो देखते हैं। फर्स्ट है फॉर्म टूल मेथड। नेक्स्ट, कंपाउंड रेस्ट मेथड। नेक्स्ट, टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड। नेक्स्ट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। नेक्स्ट, टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड एंड टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड। Next, 9 number, what is rapid prototyping? State various rapid prototyping processes and explain any one of them. Rapid prototyping, also known as additive manufacturing or 3D printing, is a technology-driven process that allows for the rapid creation of physical prototypes or model directly from digital design or 3D computer-aided design. It enables quick iteration and validation of design concepts, reducing the time and cost involved in traditional manufacturing method. Various rapid prototyping processes are stereolithography, a process where a liquid photopolymer resin is cured layer by layer using an ultraviolet laser to create solid 3D objects. Next, fused deposition modeling, FDM. This process involves melting and extruding a thermoplastic filament through a nozzle layer by layer to build the prototype. Next, third, selective laser sintering, SLS. In SLS, a high power laser selectively fuses powered material, typically plastics, to create the desired prototype. Next, for polyjet printing. Similar to inkjet printing, this method uses multiple print heads to jet photopolymer material layer by layer and UV cure them for precise and multi-material prototypes. Next, digital light processing, DLP. DLP uses a digital light projector to solidify photopolymer resin layer by layer, resulting in high resolution and accurate prototypes. Next, binder jetting. The process involves selectively depositing a liquid binding agent onto layers of powdered material to create the prototype. Next, laminated object manufacturing, loom. Loom builds prototype by cutting and laminating sheets of material, paper, plastic or metal, layer by layer and then bonding them together. One of the popular rapid prototyping processes is selective laser sintering, SLS. First, preparation. The process begins with 3D CAD data which is sliced into thin cross-section layer using specialized software. Material depositing. A thin layer of powdered material is spread over the build platform. Next, laser scanning.
A high-powered laser selectively fuses a powered material, tracing the cross-section of first layer based on the CAD data. Layer by layer build. The build platform is lowered and a new layer of powder is spread. The laser scans and fuses this new layer onto the previous one. This process is repeated layer by layer until the entire 3D object is created. Next, cooling and solidification. Once the object is fully built, it is allowed to cool down. The unused power around the solidified prototype act as supported during the build processes. Next, post-processing. After cooling, the excess power is removed and the prototype may undergo further finishing process like sanding or polishing. Next B number, what is lathe? How in a lathe classify? With neat sketch explain the function of lathe parts. तो लेथ एक टाइप का मशीन टूल है जिसमें मेटल या वुड का वर्क पीस में हम लोग बहुत सारे ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि कटिंग, ड्रिलिंग, फिशिंग, टर्निंग एंड थ्रेडिंग etc. इसमें क्या होता है ना, वर्क पीस को उसके एक्सिस पे बहुत स्पीड से रोटेट किया जाता है एंड उसमें बहुत सारे वेरियस टूल का यूज करते हुए उसे डिजायर्ड डायमेंशन एंड फिनिशिंग दिया जाता है। लेथ का क्लासीफाई हम लोग कुछ बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट, साइज। जब साइज के बेसिस पे हम लोग लेंथ का क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहला आता है बेंच लेथ, इंजन लेथ, टूल रूम लेथ, हैवी ड्यूटी लेथ। नेक्स्ट आता है लेथ किस पर्पस से यूज किया जाता है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो उसमें पहला आता है जनरल पर्पस लेथ, प्रोडक्शन लेथ, स्पेशल पर्पस लेथ। नेक्स्ट उसके बेड के कॉन्फ़िगरेशन पे क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट, फ्लैट बेड, गैप बेड, स्लैंट बेड etc. नेक्स्ट, कंट्रोल मेथड के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसे कि पहला मैनुअल हम लोग चला सकते हैं, नहीं तो CNC या दोनों के कॉम्बिनेशन से। ये लेथ का डायग्राम है, आप लोग प्रैक्टिकल में भी देखे होंगे इस सब्जेक्ट में। सबसे लेफ्ट साइड में होता है हेड स्टॉक, यहीं पे आपका कंट्रोल सिस्टम होता है। ये होता है कैरेज जो आगे पीछे मूव कर सकता है। ये क्रॉस स्लाइड जिसमें ये अपर पार्ट मूव करता है। ये टूल पोस्ट जिसमें हम लोग टूल को फिक्स करते हैं। ये कंपाउंड रेस्ट, ये टेल स्टॉक, ये लीड स्क्रू, ये हैंडल, ये फीड स्क्रू। ये लेथ का लेग कहलाता है एंड ये लेथ का बेड। अभी हम लोगों जो ने लेथ मशीन देखा उसी के पार्ट्स को डिटेल में बताया गया है। फर्स्ट, बेड, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज, सैडल, टूल पोस्ट, स्पिंडल, चक, फीड एंड लीड स्क्रू, एप्रोन। एंड थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा एंड बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के यूनिवर्सिटी के इन सेम के एग्जाम के लिए। थैंक यू।